तिल वाली बहू। शकुंतला बहुत ही धार्मिक महिला है। हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। वो कोई भी काम बिना शुभ मुहूर्त के नहीं करती है। शकुंतला अपने बेटे राज की शादी करवाना चाहती है, इसलिए वो पंडित जी के पास राज की कुंडली लेकर जाती है। प्रणाम पंडित जी, मेरा बेटा राज बहुत संस्कारी है। पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों को बहुत निष्ठा से पूर्ण करता है। मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ, इसलिए उसकी कुंडली ले आई हूँ। शकुंतला पंडित जी को कुंडली देते हुए कहती है और पंडित जी कुंडली को ध्यान से देखकर कहते हैं, बेटे, तेरे बेटे का उज्जवल भविष्य है। इसका गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा, परंतु क्या पंडित जी? परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करानी होगी जिसके गाल पर तिल हो। वो लड़की तुम्हारे घर, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भविष्य के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। तुम्हारा भाग्य केवल उस लड़की के आने से ही जागेगा। जी पंडित जी, मैं ऐसी ही बहू लाऊंगी जिसके गाल पर तिल हो। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। पंडित जी का धन्यवाद करके शकुंतला वहां से चली जाती है। अब वो दिन रात तिल वाली बहू के बारे में सोचती रहती है। शकुंतला अपने बेटे का जहां भी रिश्ता लगाती तो उसकी एक ही शर्त होती कि तिल वाली बहू चाहिए, लेकिन उसे तिल वाली बहू कहीं मिलती ही नहीं। एक दिन अपनी माँ को इस तरह से परेशान देखकर राज कहता है, माँ, आप मेरे लिए तिल वाली लड़की क्यों देख रही हैं? अरे क्योंकि पंडित जी ने बोला है, वो तुम्हारे और इस घर के लिए भाग्यशाली साबित होगी। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। आप मेरी शादी उस लड़की से करा दो ना। उसके गाल पर तिल होगा तभी मैं तुम्हारी शादी उससे कराऊंगी, नहीं तो भूल जाओ उस लड़की को। माँ की बात सुनकर राज को लगा कि माँ उसकी शादी कभी होने ही नहीं देगी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, माँ है ना, उसके गाल पर तिल है। सच में माँ, बहुत प्यारा तिल है। तू सच कह रहा है बेटा? अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवा दे। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ उससे। अगले दिन राज रोशनी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। रोशनी ने सारी बात जानने के बाद कहा, राज, तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? मेरे गाल पर कोई तिल नहीं है। अरे मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था रोशनी। उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो माँ मेरी शादी किसी तिल वाली लड़की से करा देती। माँ से इसे झूठ बोलना ठीक नहीं है। माँ को कोई तिल वाली लड़की मिलती ही नहीं, तो माँ अपने आप तुम्हारी शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो जाती। अरे तुम्हें पता नहीं, पंडित जी के मुख से निकली बात मेरी माँ के लिए पत्थर की लकीर है। वो आकाश पाताल एक कर देंगी, लेकिन तिल वाली लड़की ढूंढ कर ही रहेंगी। जो भी हो राज, लेकिन माँ को जब कभी सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। और मेरे गाल पर तो तिल है ही नहीं, अब मैं माँ से कैसे मिलूंगी? तुम अपने गाल पर काजल से एक तिल बना लो ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगले दिन रोशनी ने ऐसा ही किया। उसने काजल से गाल पर एक तिल बना लिया। इसके बाद राज ने रोशनी को अपनी माँ से मिलवाया, और जब शकुंतला ने रोशनी को ध्यान से देखा तो उसके गाल का तिल देखकर बहुत खुश हो गई और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ ही दिनों में शकुंतला ने राज और रोशनी की शादी बहुत धूमधाम से करा दी। बहू, राज, जल्दी बाहर आओ, एक खुशखबरी है। रोशनी और राज बाहर आते हैं। राज, देखा, मेरी बहू के भाग्य से घर में खुशी आने लगी। जिस जमीन का केस हम पिछले 10 साल से लड़ रहे थे ना, वो केस अब खत्म हो गया है। अभी अभी वकील साहब का फोन आया है, वो केस हम जीत गए हैं। माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये सब आपकी मेहनत का फल है। आपने इस कोर्ट केस के चक्कर में बहुत मेहनत की है। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरी तिल वाली बहू के भाग्य से हो रहा है। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। शकुंतला रोशनी को बहुत प्यार करती है, लेकिन रोशनी के मन में दुख होता है। वो सोचती है, माँ मेरे झूठ को सच समझ रही है। अगर माँ को ये पता चल गया कि ये तिल नहीं काजल है तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं आज ही राज से बात करूंगी कि वो माँ को सारी सच्चाई बता दे। शाम को राज घर आता है तो रोशनी राज से कहती है, राज, हमें माँ को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। घर में कुछ भी अच्छा होता है तो माँ को लगता है कि सब मेरे गाल के तिल की वजह से हो रहा है। तुम्हारे गाल की तिल की वजह से कुछ नहीं हो रहा।
लेकिन हाँ, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम इस घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो। सब बात ठीक है राज, लेकिन मैं माँ से और झूठ नहीं बोल सकती। मैं कल ही उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं रोशनी, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अभी हमारी शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए। तुम माँ के दिल में अपने लिए थोड़ी और जगह बना लो, उसके बाद में पक्का मैं ही माँ को सब कुछ बता दूंगा। इस तरह से दिन गुजरने लगते हैं और शकुंतला के घर में खुशियों का आना लगा रहता है। शकुंतला अपनी बहू से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन शकुंतला रोशनी के कमरे में गई। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? माँ मैं बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ। अरे देख तो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी बाहर आ। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो काजल भी नहीं है, अब चेहरे पर क्या लगाऊं? राज तुमने अच्छा फंसाया मुझे। माँ आप अपने कमरे में जाइए, मुझे नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं खुद आपके कमरे में आ जाऊंगी। नहीं बहू, तू जल्दी से निकल कर आ, मैं यहीं बैठी हूँ तेरे कमरे में। जब रोशनी को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी सास कमरे से नहीं जाएगी, तो उसने अपने गीले बाल एक तरफ कर लिए और बालों से अपना आधा चेहरा छुपाकर बाहर आई। बहू नहा ली तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी और गहने लाई हूँ। आज शाम को बहुत मेहमान आ रहे हैं, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। मेहमान किस लिए आ रहे हैं माँ? अरे तुम्हें राज ने बताया नहीं बहू? हमारी कंपनी इस साल नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे शाम की बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है। जब शकुंतला रोशनी के कमरे से चली गई, तब उसकी जान में जान आई। शाम को पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। शकुंतला ने अपनी बहू को सबसे मिलवाया और उसकी खूब तारीफ की। पार्टी में सब लोग शकुंतला के सक्सेस का राज पूछ रहे थे, तो शकुंतला अपनी बहू और उसके दिल की तारीफ कर रही थी। एक दिन शकुंतला अपने बहू बेटे के साथ घूमने गई। आज हम घूमने आए हैं तो देखो मौसम भी कितना प्यारा हो गया है, लगता है बारिश आने वाली है। शकुंतला के इतना कहते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। रोशनी और राज कुछ सोच पाते इससे पहले ही रोशनी के गाल पर काजल का तिल बह गया और शकुंतला ने ये सब देख लिया। अब शकुंतला के गुस्से की कोई हद ना रही। तूने मुझसे झूठ बोला? तेरी इतनी हिम्मत? कल वही मैंने तुझे इतना प्यार किया, तुझे अपने बेटे से ज्यादा ममता दी और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, इसमें रोशनी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही कहा था इसे ऐसा करने के लिए। रोशनी ने कई बार आपको सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसे रोक दिया। क्या तूने कहा था? क्यों किया तूने ऐसा? कितना बुरा दिन था वो जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई और तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ को धोखा देते हुए? तो माँ मैं और क्या करता, अब तो पीछे ही पड़ गई थी तिल वाली बहू के। आपको कोई लड़की भी तो नहीं मिल रही थी और मैं रोशनी को बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ तो अब इसी के पास रहे, मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। ले जा इस झूठी और मनहूस लड़की को मेरे सामने से। माँ, कल तक तो रोशनी बहुत भाग्यवान थी, आज ये मनहूस हो गई। अपनी सोच बदलो माँ, चेहरे के ऊपर तिल होने से कुछ नहीं होता। आपने देखा नहीं, रोशनी के घर आते ही हमारे सारे काम पूरे हो गए। आज हमारी कंपनी नंबर 1 है। अब कब अंधविश्वास करना छोड़ोगी? बेटे की इतना समझाने पर माँ को समझ में आ जाता है कि वो गलती कर रही है। शकुंतला अपने बहू बेटे को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन शकुंतला रोशनी के गाल पर काजल से एक तिल बना देती है। राज और रोशनी शकुंतला को बहुत हैरानी से देखते हैं। तब वो कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये 3 सासों की एक बहू। बलविंदर की पहली बीवी को बच्चा ना होने के कारण वो दूसरी शादी करता है, लेकिन जब दूसरी शादी से भी बच्चा नहीं होता तो वो तीसरी शादी करता है और तीसरी शादी करने के बाद भी जब उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं होता तो वो डॉक्टर को दिखाता है। और फिर बलविंदर जी, दोष आपकी बीवियों में नहीं, आप में है। आप में ही कुछ मेडिकल रीजंस की कमियां हैं जिनके कारण आप कभी भी किसी बच्चे के बाप नहीं बन सकते। अरे बाप रे, ये तो घोर समस्या हो गई। एक बच्चे का बाप बनने का मेरा सपना था और आज वही चूर चूर हो गया। 3 बीवियों में पहली बीवी इंद्राणी, दूसरी बीवी सुधा और तीसरी बीवी कलावती।
मुझे एक माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है। मुझे भी, इसीलिए तो मैंने शादी की थी। अरे लेकिन अब किसे पता था कि हमारे पतिदेव में ही कमी होगी। अब हम क्या करें? हम एक बच्चे को गोद लेते हैं। तीनों एक बेटे को गोद लेते हैं जिसका नाम प्रमोद रखा जाता है। 20 साल बाद अब तीनों भी बूढ़ी हो चुकी होती हैं। बलविंदर भी बूढ़ा हो चुका था। प्रमोद एक अच्छी नौकरी करता है। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए तीनों माएं प्रमोद की शादी पाखी नाम की एक लड़की से करा देते हैं। शादी के बाद बहू पाखी की पहली रसोई की रस्म की बारी आती है। मेरी प्रिय 3 सासू माओ, आज मेरी पहली रसोई है। बताइए क्या बनाऊं? क्या पसंद है आप तीनों को? बहू तू ना कढ़ाई पनीर, सूजी का हलवा और पुदीने की चटनी बना दे। अरे नहीं नहीं, ये क्या पसंद है? अरे पाखी बहू तू छोले भटूरे, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी बना और पंजाबी लस्सी भी बना दे। ओफो, सच में मेरी सौतन हो, खाने के मामले में तुम्हारा टेस्ट और चॉइस दोनों भी बकवास है। बहू नॉर्मल सिंपल सात्विक भोजन बना दो और हलवा पूड़ी खीर का भोग चढ़ा दो भगवान को मंदिर में। अरे कैसे तुम दोनों अपनी मनमानी कर रही हो? मैं तुम दोनों से पहले आई थी बलविंदर जी के जीवन में, और तुम दोनों से उम्र में भी मैं बड़ी हूँ। इसका मतलब मैं पाखी बहू की बड़ी सास हुई? नहीं, उम्र बस एक अंक होती है। मैंने सबसे ज्यादा देखभाल की है प्रमोद की, इसलिए मैं एक सास होने का ज्यादा हक रखती हूँ। पाखी बहू तुझे मेरी बात माननी होगी। नहीं, तू मेरी बात मानेगी। जो मैंने कहा है वही तू करेगी। नहीं, मेरी बात मानेगी वो। नहीं मेरी। तीनों सास आपस में चिल्लाने लगती है और फिर वहां पर बलविंदर और प्रमोद आ जाते हैं। अरे ये क्या बिल्लियों की तरह लड़ रही हो तुम तीनों सास? बाकी बहू को घर में आए पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। बाकी तुम एक काम करो, तीनों माओं की कही गई डिशेस में से हर एक की 50-50% डिशेस बना दो। लेकिन बस अब प्रमोद ने कह दिया सो कह दिया। तुम तीनों अब झगड़ना और बहस करना बंद कर दो। पाखी तीनों सासू की कही गई आधी आधी डिशेस बनाती है और इस तरह अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है, जिसके बाद उसकी तीनों सास उसे शगुन और नेक देती हैं। फिर एक दिन, अरे पाखी बहू तुमने अपना सारा काम निपटा लिया है ना? तो जरा यहाँ आना, मेरे ना घुटनों की मांसपेशियों में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा तेल या बाम से मालिश तो कर दे बेटा। तभी वहां पर इंद्रानी और कलावती भी आते हैं। पाखी बहू चलो मेरे साथ बाजार, मुझे ना नई साड़ियाँ खरीदने हैं। तुम्हारी फैशन सेंस बहुत अच्छी है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अरे पर मैं यहाँ पे पहले आई, तुम्हारे साथ ही सही, लेकिन मेरी स्पीड सबसे तेज थी। पाखी बहू मेरे कमरे की अलमारी और पर्दे साफ कर दो ना, बहुत धूल जम गई है। मुझे खांसी भी आ रही है। अरे ऐसे कैसे तुम दोनों मेरी बहू को अपने साथ ले जा सकती हो? सबसे पहले मैंने बहू को कहा है कि वो मेरे घुटनों की मालिश कर दे। अब जाओ, 1 घंटे के बाद अपनी ये फीकी शक्लें लेकर फिर से आना। सुधा मैडम ज्यादा ना बोलो, पाखी बहू को तुम दोनों से ज्यादा नेक दिया है मैंने, इसलिए पाखी बहू तो मेरा ही काम करेगी। और वैसे भी ये सुशील सर्वगुण संपन्न बहू अपनी इस बेचारी बूढ़ी सास को खांसते हुए कैसे देख सकती है? क्यों पाखी बहू? हाँ पर नहीं पाखी बहू, तुम इन दोनों की भावनाओं के जाल में मत फंसो। और रही बात शगुन और नेक की, तो रिश्तों को प्यार के भाव से तोला जाता है, ना कि पैसों के भाव से। मतलब ही कहीं के। ओ इंद्रानी ज्यादा मत उछलो, पता है कौन कितना मतलबी है। उफो, अब फिर से आप तीनों मत शुरू होइए। मैं आप तीनों की काम करूंगी, लेकिन बारी बारी। सबसे पहले सुधा सासू माँ का, फिर कलावती सासू माँ और फिर इंद्रानी सासू माँ का। इसके बाद तीनों सासू में फिर से लड़ाई और कहासुनी छिड़ जाती है। फिर एक दिन जब पाखी घर का किराने का सामान लेने बाहर निकल रही होती है कि तभी, बहू मुझे ना मेरा पुराना संदूक नहीं मिल रहा, तू आकर ढूंढ देगी क्या? अब ठीक है इंद्रानी सासू माँ।
पाखी इंद्रानी के कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसे सुधा रोक लेती है, हाथ में खूबसूरत साड़ी लिए। पाखी बहू, ये मेरे ना साड़ी पर पिछली बार अचार गिर गया था, इसे प्लीज अच्छे से धो देना। वो कल शाम को विमला जी के बेटे की शादी में जाना है ना, एक ही बार पहनी है ये साड़ी मैंने, अभी धो देगी तो कल तक अच्छे से सूख जाएगी और कड़क इस्त्री करके मैं तेरा परफ्यूम मार कर शादी में जाऊंगी। हाँ, लेकिन सुधा सासू माँ, उतने में कलावती भी वहाँ पर एक कढ़ाई लेकर आ जाती है। पाखी बहू, ये मैंने कल रात को मेहंदी भिगोई थी लोहे की कढ़ाई में, मेरे बालों में लगा देना बिटिया, तू तो मेरी प्यारी बहू है ना। इंद्रानी वहाँ आ जाती है और तीनों सास फिर से एक दूसरे को गुस्सेल आंखों से देखती है और फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देती है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? खरीद लिया है क्या मेरी बहू को? ये मेरी बहू है। तुम मेरी पड़ोसन है क्या? ये मेरी भी बहू है और मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। तुमने खरीद नहीं लिया है ना, तो ये मेरी है, सिर्फ मेरी, इकलौती बहू मेरी पाखी, मेरा ही काम करेगी। क्यों पाखी? नहीं नहीं, ये मेरा काम करेगी। पहले मैंने आवाज लगाई थी। तुम दोनों तो ऐसी बहू पाने के लायक भी नहीं हो। हट जाओ तुम दोनों और खुले मैदान में जाकर एक दूसरे से लड़ो और नोचो एक दूसरे को। लेकिन पाखी बहू तो सिर्फ मेरी ही सुनेगी और मेरे ही आदेशों का पालन भी करेगी। तीनों सासों के बढ़ते झगड़े को देख पाखी अपना आपा खो देती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। बस बहुत हुई आप तीनों की तू मैं। अरे रोज ना ड्रामा लगाती रहती हो, 50 साल की बूढ़ी औरतें हो गई हो, फिर भी बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। अब बस बहुत हुआ। अब तो मैं आप तीनों में से किसी की भी बात नहीं सुनूंगी और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अब मुझ में और सहन शक्ति नहीं बची, मैं चली। अब लड़ो झगड़ो, एक दूसरे को मारो पीटो नोचो, जो करना है करो। पाखी अपना सूटकेस लेकर घर से बाहर निकलने लगती है। तभी तीनों सास बेहद घबरा जाती हैं और भावुक होकर पाखी से विनती करने लगती है। पाखी बहू, बहू हमें छोड़कर मत जाओ ऐसे। अरे हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। इतने कम समय में ही तुम हम सबकी जीने की वजह बन चुकी हो। माफ कर दो हमें बेटा। हाँ पाखी बहू, हम आइंदा से कभी नहीं लड़ेंगे और हंसी खुशी मिलकर बात करते रहेंगे, वादा करते हैं। हाँ बहू, लेकिन तू मत जा प्लीज, ये घर तेरे बिना सुना सुना हो जाएगा। हम तीनों सासों की एक ही तो बहू है, लेकिन हम अपनी एक बहू को बेटी की तरह प्यार देंगे, उसके साथ सहेलियों की तरह रहेंगे। लड़ाई झगड़ा सब कुछ छोड़ देंगे बेटा, लेकिन तू छोड़ के मत जा। अपनी तीनों सासों को भावुक देखकर पाखी की भी आंखें भर आती है और वो उन तीनों को माफ कर देती है और उनके गले लग जाती है। इसके बाद तीनों सास अपनी एक बहू संग खुशी से मिलजुल कर रहती हैं और आपस में जरा भी लड़ाई झगड़े नहीं करती।